मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने एक लंबी पारी खेली है। राजनीतिक हलकों में उनके बारे में कहा जाता है आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यही बात बनती जा रही है अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी जी, आपको सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरा सबसे पहला सवाल, क्या ये नरेंद्र मोदी जी की छवि बदलने की कोशिश है? सद्भावना मिशन, कई सारी बातें होती है, जैसा मैंने कहा कि उन्हें पसंद करें ना पसंद करें, नजरअंदाज नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, तो क्या ये छवि बदलने की कोशिश है? मेरी छवि को क्या हुआ है कि भाई बदलने की कोशिश करनी पड़े। जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मस्तराम फकीर आदमी है, ये वर्कोहॉलिक है, ये गुजरात के लिए पागल की तरह काम करता रहता है और यही छवि है, उसको बदलने की क्या जरूरत है। दूसरी बात है कि छवि बदलने के लिए तरीके क्या होते हैं। मीडिया के मित्रों के साथ दिन रात बैठो, गप्पे मारो, नहीं वो तो आप आए दिन इंटरव्यू दो, आए दिन बाइट दो, पीआर एजेंसियां को हायर करो। अब हम तो पागल की तरह लगे हैं जी, काम करते रहते हैं, तो इमेज उससे थोड़ी बनती है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा काम है गुजरात की जनता की सेवा, और लोग उसको भली भांति एनालिसिस करें, दुनिया के सामने रखें, और उससे जो निकल के आएगा आएगा। ये कहा जा रहा है कि यह 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारी है, बीजेपी या फिर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आपको प्रोजेक्ट किया जा सके। उसके हिसाब से खुद आपके अपने स्तर की भी तैयारी है कि मिशन गुजरात पूरा हो चुका है, 2012 में विधानसभा चुनाव आएंगे, उसके बाद दिल्ली का रुख करना है। मैं इस सवाल को ही समझ नहीं पा रहा हूँ। जहां तक अगर सवाल का जवाब मुझे देने के लिए मुझे पूछा गया है, तो मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूँ। गुजरात की जनता ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाने के लिए मैं समय समय पर नई नई इनिशिएटिव लेता हूँ, नई नई योजनाओं को मोल्ड करता हूँ, और उसका परिणाम भी मुझे मिलता है। अब गुजरात एक डेवलपमेंट के संबंध में मॉडल स्टेट के रूप में दुनिया में चर्चा हो रही है, गुड गवर्नेंस के रूप में हो रही है। क्यों न हिंदुस्तान में एक ऐसा मॉडल भी दिया जाए कि जिसमें सबका साथ सबका विकास। ये टुकड़ों में क्यों सोचना चाहिए, ये अपीजमेंट का पॉलिटिक्स क्यों करना चाहिए, ये वोट बैंक की राजनीति क्यों करनी चाहिए। क्यों न सबकी भलाई के लिए सोचा जाए। और मैंने जो पिछले 7-8 साल में एक्सपीरियंस किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, उससे अब मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि हाँ, देश में ये भी एक मॉडल दिया जा सकता है। और आज मैंने पहली बार उसको शब्दबद्ध किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लोग इसको एनालिसिस करेंगे। कमियां होगी वो भी उजागर होकर जाएगी, अच्छाइयां होगी, लेकिन बहस का मुद्दा बनेगा देश में कि क्या सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा हो जा सकता है क्या, जिसमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी, अपीजमेंट नहीं होगा। तो हो सकता है कि एक अच्छी शुरुआत हो देश के लिए। तो ब्रजेश ने जो सवाल पूछा था, मैं उसमें एक सप्लीमेंट्री पूछता हूँ। देश में चर्चा, नरेंद्र भाई भले से आप चर्चाएं ना करें, अहमदाबाद की गलियों में चर्चा है, दिल्ली की गलियों में चर्चा है, नरेंद्र मोदी एक सशक्त नेता है, क्या प्रधानमंत्री के तौर पर वो अगली पारी खेलेंगे? सशक्त होना तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, बहुत अच्छी बात है, गुजरात के लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। आपने कहा वो मैं नहीं कह रहा हूँ। सशक्त होना तो बुरी चीज नहीं है, और मैं तो चाहूंगा कि सशक्त ही होने चाहिए सब लोग। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी एक बार क्लेम किया था कि मैं दुर्बल नहीं हूँ। उन्होंने बहुत सीना ठोक करके कहा था। तो कौन है जो चाहेगा कि दुर्बल हो, तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो ये तो कोई उसको अच्छी बुरे से लेना देना नहीं है। और देश को प्रधानमंत्री जितने सशक्त मिलेंगे उतना देश का भलाई होगा, और देश की जनता उस पर तय करेगी कि उनको कैसे सशक्त प्रधानमंत्री की जरूरत है।
गुजरात की जनता ने मुझे पसंद किया है मुख्यमंत्री के काम के लिए और उनको सुफल मिल रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। देश की जनता की तरफ से मैं बोलता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। आप मुझे शुभकामना देंगे। मैं चाहता हूँ देश का प्रधानमंत्री अगला नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि मुझे लगता है वो सशक्त लीडर है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये मेरी राय है, मैं देश का एक मतदाता हूँ, पत्रकारिता मेरा पेशा है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं सोच ही नहीं पाता हूँ। नहीं, सोचने की प्रक्रिया तो आपकी नरेंद्र भाई बड़ी तेज है। मैं 1995 से जानता हूँ आपको। क्योंकि जिनको ऐसे विचार आते हैं वही ज्यादा सोचेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिनको ये विचार आते हैं वही ज्यादा सोचेंगे। लेकिन ये सवाल शायद इसलिए भी पैदा हो रहा है कि खुद आडवाणी जी कई बार ये इशारा कर चुके हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आपको देखा जा सकता है, एनडीए की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। बीजेपी में इस तरह की एक मनोस्थिति बन चुकी है। और इसके बाद खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको लेकर चर्चा बड़ी तेज है। आप भी जानते हैं नरेंद्र भाई, आप भले से जो है हमारी सवाल को एक गुगली की तरह हम पर फेंक रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप भी इसके हमारे सवाल का अर्थ बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं। नहीं, आपके सवाल समझने के लिए तो आदत हो गई है, क्योंकि आप लोगों को कितने सालों से जानते हैं, तो आपके सवाल के पीछे क्या रहस्य है वो तो समझ आता है। लेकिन आप इसे क्लियर नहीं करना चाहते? कोई उलझन है मन में? अगर पार्टी ये जिम्मेदारी देती है, अगर आपको प्रोजेक्ट किया जाता है, आपको मेरे मन में उलझन नहीं है और उलझन होने का कारण नहीं है, क्योंकि मैं इतना पागल की तरह गुजरात के विकास में खपा हुआ हूँ, तो मेरे मन में उलझन होने का कारण ही नहीं है। तो देश के विकास के बारे में कब सोचेंगे? गुजरात का विकास तो हो रहा है, गुजरात का विकास चलता रहेगा, सतत प्रक्रिया है। मैं बताता हूँ, अगर कोई एक नगर पालिका का प्रधान हो और वो उस नगर पालिका को बहुत उत्तम ढंग से चलाता है, मैं उसे भी देश की ही सेवा मानता हूँ। कोई देश की सेवा करने के लिए कोई अलग से करना नहीं पड़ता है। किसी के पास एक गांव की पंचायत हो और पंचायत को बहुत उत्तम ढंग से चलाता है, वह भी देश की ही सेवा है। और इसलिए अगर गुजरात में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो देश की ही सेवा कर रहा हूँ। कोई अलग से देश की सेवा अलग, राज्य की सेवा अलग, फलाने की सेवा अलग, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है राजीव भाई, नरेंद्र भाई सवाल का जवाब नहीं देंगे जितना मैं उनको जानता हूँ। आगे बढ़ते हैं नरेंद्र भाई। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस ने कहा है कि आप टैक्स पेयर की मनी खराब कर रहे हैं, टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात सरकार इस फंक्शन को ले रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने तो यहाँ तक कह दिया अगर कसाब उपवास कर लेगा तो उसके पाप धुल जाएंगे क्या? मेरे इंटरव्यू में कहा है। किसको देखते हैं कांग्रेस, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के इस क्रिटिसिज्म? पहली बात है, हमारे मित्रों ने क्या कहा उसके लिए अपना समय को बर्बाद नहीं करूंगा, और कृपा करके मुझसे वो अपेक्षा न करें। दूसरा विषय है कि जैसे राजीव गांधी के जन्मदिन पर हमारे देश में कौमी एकता का सप्ताह मनाया जाता है, क्या कभी मीडिया के मित्रों ने उस कौमी एकता के सप्ताह के लिए सरकार ने कितना खर्च किया, कितने सालों से खर्च कर रहे हैं, उससे आउटपुट क्या निकला, उसका हिसाब लगाया है क्या? मैं मीडिया के मित्रों पर छोड़ता हूँ। दूसरा, अगर आज मैं यहाँ पंडाल बना लेता तो पंडाल कितने का बनता? जितनी भीड़ है, अगर उसका पंडाल ऑर्डिनरी पंडाल बनाता, मेरा अंदाज है 1.5-2 करोड़ रुपए से कम खर्च का पंडाल नहीं बनता। अब मेरे पास बगल में ही एक बनाया कमरा है जो 7 लाख रुपए मिलता है। अब गुजरात की जनता का 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो कि 7 लाख रुपए में काम चला, तो मेरा सामान्य बुद्धि जो मुझे मिलती है वो ये कहती है कि 7 लाख वाला अच्छा है, सरकार का पैसा बच जाता है। अब इसको कौन कहता है कि पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है? एक सवाल उभर कर रहा है, आपने पिछले 10 साल में गुजरात में जब भी बात की है 6 करोड़ गुजरातियों की बात की है, आपने कभी भी कम्युनिटी बेसिस पे नहीं देखा, लेकिन पहली बार ये टर्म सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक एकता, इन सब शब्दों को क्वाइनेस करके आप उतरे हैं इस मिशन पर। इसके पीछे क्या अर्थ लगा है? वही वो 6 करोड़ का ही है, ये 6 करोड़ का ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसी को मैं और अधिक स्ट्रेंथन करता चला जा रहा हूँ, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उसी को आगे बढ़ाने वाला मामला है ये उससे अलग नहीं है, उसी की कंटिन्यूटी में है। आपके आलोचक कहते हैं, आज उन्होंने कई सारे मुस्लिम भाइयों को यहाँ पर देखा, अच्छी टोपी लगा के आए थे, अच्छी बातचीत हुई, हमने भी कई लोगों से बातचीत की। वो कहते हैं मोदी जी का स्पॉन्सर्ड शो है, मुस्लिम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी तो 2002 के बाद उनको शायद कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए।
मेरा काम ये नहीं है कौन मुझे कोई एक्सेप्ट करता है कौन नहीं करता है। गुजरात की जनता ने जब मुझे दायित्व दिया है तो जिसने मुझे वोट दिए वो मेरे और जिसने मुझे वोट दिए नहीं दिए वो पराए, ये फिलॉसफी से राज्य नहीं चल सकता। मेरे लिए वोट देने वाला भी मेरा है, न देने वाला भी मेरा है, साथ देने वाला भी मेरा है, विरोध करने वाला भी मेरा है, तभी तो राज्य चलता है। संविधान तो मुझे ये काम देता है। तो मेरे लिए ये टुकड़ों में समाज को देखने की मेरी फितरत नहीं है और मैं कर नहीं सकता। मेरे लिए 6 करोड़ गुजराती वही मेरे हैं। लेकिन जो ये सिर्फ सद्भावना मिशन का नाम क्यों? जब सद्भावना की बात आती है तो ऐसा लगता है जिस तरह कांग्रेस बात करती है मुस्लिम, जिसको बीजेपी कहती है मुस्लिम तुष्टीकरण है। आपने कई बार मेरे इंटरव्यूज में कहा 95, 96 में विकास सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं। क्या जरूरत पड़ती है नरेंद्र भाई को कि वो एक सद्भावना मिशन पर बैठे? आपको भी पता है 2002 में जो दंगे हुए थे उसको लेकर आप पर किस तरह के आरोप लगे थे। हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आपके दोस्त कहते हैं, आपके राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि आप उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करके पूरे देश को बता रहे हैं। ये फास्ट भी उसी के बाद हुआ है, तो इसके पीछे भी तो कोई ना कोई राजनीति होगी। सिर्फ सद्भावना या सिर्फ सद्भावना के नजरिए से आपके आलोचक इसको देखना नहीं चाहते। और मैंने साफ कर दिया पहले ही, लोग आपको या तो बहुत पसंद करते हैं या बहुत नापसंद करते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, सबने मेरी बात को ही उसी रूप में सोचना, मतलब वो तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। विपरीत विचार तो होने चाहिए और विपरीत विचार होंगे तो उसमें क्या गलत है। सवाल ये है कि जिस प्रकार का देश का माहौल है, 60 साल की राजनीति की तरफ देखें तो जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का उन्माद, अर्थनीति को भी उसी आधार पर चलाना, ये दुर्भाग्य रूप से हमारे देश में पनप चुका है। हमने नया मॉडल दिया है जिस मॉडल में टुकड़ों में न सोचा जाए, सबको साथ लेने वाली बात हो और सबका साथ सबका विकास, ये क्या मंत्र को हम साकार कर सकते हैं? पिछले 8 साल के मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूं ये संभव है और संभव है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है और इसलिए मैंने कहा है ये सद्भावना मिशन, और इसको मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। नरेंद्र भाई, 2 आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहला तो बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर आपको लेकर। आपने कहा है कि आप 19 तारीख को कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं या बड़ी बात अपने बारे में कहेंगे और पूरे देश भर में चर्चा है। क्या नरेंद्र मोदी 2002 के गुजरात दंगों के लिए माफी मांग लेंगे? क्या आप ऐसा कुछ करेंगे? क्या आपको लगता है 2002 के गुजरात दंगों के लिए आपको माफी मांगने की जरूरत है? अगर मोदी पर इतने गंभीर आरोप हो, इतने संगीन आरोप हो, तो उसको माफ करना चाहिए क्या? और हम लोग होते कौन है माफ करने वाले? अगर मोदी ने ऐसा किया तो उसको फांसी देनी चाहिए और ऐसे सजा देनी चाहिए, ऐसे सजा देनी चाहिए ताकि लोग देखें और भविष्य में कोई राजनेता ऐसा पाप करने की हिम्मत ना करे। और इसलिए मोदी ने गुलत किया है, गुनाह किया है, तो किसी भी हालत में उसको माफ नहीं करना चाहिए। कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, 2002 से अब तक लगातार बोला हूँ। आपकी चैनल के भी इंटरव्यू अगर पुराने देखोगे तो मिल जाएगा। ये मामला तो अब निचली अदालत के अंदर है, निचली अदालत में इसकी विवेचना होगी, कानूनी प्रक्रिया आएगी, तमाम बातों को तौला जाएगा। क्या किसी पुलिस थाने में मोदी के नाम की कोई एफआईआर है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट थी जिसमें एफआईआर में आपका नाम लिखने की बात कही। सुनो तो, कोई एफआईआर है क्या? है क्या? नहीं है। अगर किसी के व्यक्ति पर कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन चूंकि वो आदमी मुख्यमंत्री है और किसी ने चिट्ठी लिखी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीरियस लिया, तो गलत क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस लेकर के सारे जांच की, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और जांच करने के बाद मोदी पर एफआईआर लिख दो, ये सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी, नहीं कहा है। मोदी की ये कमियां पाई गई, सुप्रीम कोर्ट कह सकता था, नहीं कहा है। अगर इसके बाद भी किसी को खींचना है तो 2002 से खींच रहे हैं, उनको मेरी शुभकामना है, खींचते रहो। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद कि आप पर लगे दाग धुल गए? पहली बात है, किसी टीवी के स्क्रीन पर दाग की चर्चा है, उससे दाग लग नहीं जाते हैं।
और ऐसा कोई नरेंद्र मोदी ने कृत्य नहीं किया है कि दाग लगे। और अगर आपकी सोच में दाग है तो मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपकी सोच के दाग को बदल सकूं, कोई हैसियत नहीं है। अगर आप जिस दूरबीन से देख रहे हो उस दूरबीन को ही दाग लगे हुए हैं तो सारी दुनिया आपको दिखेगी ऐसी। उसके लिए सामने वाला आपको क्या मदद कर सकता है। और इसलिए मुझे कभी नहीं लगा है कि मैंने ऐसा कोई काम किया हो जिस काम के लिए इस देश के अंदर या मेरे राज्य के लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। मैंने एक निष्ठा से, प्रामाणिकता से, सत्यनिष्ठा से मेरी गुजरात की भलाई के लिए काम किया है। और दूसरा, मैं आप जैसे पंडितों से प्रार्थना करता हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, देश के लिए जो ज्ञानी हैं, दुनिया को हर चीज का एनालिसिस करते हैं और उनका ये क्या एक काम कर सकते हैं क्या। और मैं आपके माध्यम से इसमें रुचि रखने वाले सबको कहता हूँ कि इस देश के 5 कॉमनवेल्थ वायलेंस को पकड़ ले जिसकी रिपोर्ट आई है। एक 1984 के दंगे, भागलपुर के दंगे, 1969 के गुजरात के दंगे, 92 के मुंबई के दंगे एंड 2002 के गुजरात के दंगे। और वो सारे रिपोर्ट अवेलेबल है। एनालिसिस कीजिए किस दंगे में, दंगे का कारण क्या था, दंगा होने के बाद किसने क्या रिस्पॉन्ड किया, कितने लोगों को सजा हुई, कितना, सब देख लीजिए। अगर उस रिपोर्ट में भी आपको लगे कि गुजरात का बेस्ट परफॉर्मेंस है लोगों की रक्षा करने में, तो क्या दुनिया को आप क्या कहोगे। किसी को मेहनत करनी नहीं है, सत्य खोजना नहीं है, इजी वे, एक हवा चल पड़ती है उसी को लेके चलना। कभी पीएम वाली चल पड़ी तो पीएम वाली लेके चल पड़ो, कभी करप्शन की चल पड़ी तो करप्शन वाली लेके चल पड़ो, कभी दंगों की चल पड़ी तो दंगों की लेके चल पड़ो। अब ये कोई मेहनत करता नहीं है, क्या करेंगे। आपके आलोचक कहते हैं कि 2002 दंगों को लेकर आपने कभी अफसोस नहीं जताया, जबकि मंच से अपने भाषण में आपने ये कहा कि मैंने उस वक्त भी इसको अनफॉर्चुनेट बताया था, लेकिन मेरे बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन तोड़ा मरोड़ा नहीं, उस समय तो ठीक से छापा है, अभी भी अवेलेबल है, लेकिन बस उसके बाद कुछ चर्चा नहीं, छोड़ दिया। जैसे आप किसी आपको पसंद आने वाली चीज को नहीं कितना लंबे खींच तो महीने महीने तक चलाते हो ना, ऐसा नहीं किया। छपा है मेरा वो बयान, उस समय के सब अखबारों में छपा है, लेकिन वो बस एक दिन, उसके बाद जो उनको पसंद था वही चलाया गया। अब जैसे अक्षरधाम के बाद शांति रही, ये कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। उल्लेख करता है कोई, नहीं करता है। मैंने तो कई बार किया। नहीं, मैं स्पेसिफिक बोल दूं, मैं डेट और टाइम बता सकता हूं। बताता। कोई चर्चा करता है, नहीं करता है। गुजरात में किसी जमाने आज उल्लेख किया 80-90 में आए दिन कर्फ्यू होता था। अब यहाँ कर्फ्यू का नामो निशान नहीं, किसी को फुर्सत है क्या चर्चा करनी। तो कहा 2000 में अपनी सुई अटकी हुई है, वो करते रहते हैं। अब मुझे तो भाई गुजरात का विकास करना है। अब आप लोगों के लिए यही एक खाना रोजी रोटी का विषय बना हुआ है। तो आप यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू टू पीपल जो इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। अब वो करते रहते हैं, अपना समय कहाँ खराब करेंगे। मुझे गुजरात की जनता की सेवा करनी है, अपना काम उसी में लगाया हुआ। नहीं, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, आपके राजनीतिक मतलब आपके राजनीतिक दोस्त जैसे हैं, आपके राजनीतिक साथी जो हैं, अगर मैं कहूँ, मसलन यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को ले लीजिए, उन्होंने एक भाषण में आपको मौत का सौदागर तक कहा था। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के लोग जो कहें वो दुनिया जानती है, वो उनका काम है, वो अपना करते रहेंगे। मैं उसके लिए कोई सब ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा। मैं तो वो कहता हूँ जो अपने आप को नॉन पॉलिटिकल मानते हैं। ये सोनिया गांधी जी का जो उनसे टिप्पणी मेरे है मौत के सौदागर, आपने कभी इस पे रिएक्ट नहीं किया, ऐसा क्यों? क्यों करना चाहिए भाई, क्यों करना चाहिए। वो बीमार हुई तो मैंने उनको गुलदस्ता भेजा था। यही रिएक्ट करने का मेरा तरीका है। अगर कोई इसको रिएक्ट कहे या रिस्पॉन्ड कहे, क्यों करना चाहिए मुझे रिएक्ट में, मुझे अपना काम करना चाहिए। अब मैं आलोचना का तो स्वागत करने वाला इंसान, आरोप अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो दुर्भाग्य है लोग आरोप करते हैं। चलिए, आखिरी चीज नितिन भाई, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपके सभी नेताओं से बात हुई, जयललिता जी से बात हुई, प्रकाश सिंह बादल जी यहाँ मौजूद थे, जयललिता जी के प्रतिनिधि आए, शिवसेना के लोग आए, आपके अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेता आए, लालकृष्ण आडवाणी जी आए, लेकिन क्या आपने कभी नीतीश कुमार जी से बात करने की कोशिश किया? क्या उनसे संपर्क किया? क्या उनकी पार्टी का अलग अलग विषयों पे जरूर मेरी बातें होती है। इस उपवास के बारे में कि नीतीश जी आप देखिए, इस उपवास में तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है।
उपवास में तो मेरी किससे बात नहीं, पार्टी लेवल पे सब लोग सफर रखते हैं, मैं खुद इतना टाइम कहाँ दे सकता हूँ भैया। एक आखिरी चीज नरेंद्र भाई, क्या विजन होगा आपका आने वाले 10 सालों के लिए, इस राज्य के लिए और इस देश के लिए? मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मैं विकास को एक जन आंदोलन बनाने के पक्ष में हूँ, और मैं जवाब आपको गुजरात राज्य का दे रहा हूँ, क्योंकि आपने दोनों इकट्ठा करके पूछा है, इसलिए ध्यान रहे। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा पोर्ट सेक्टर इतना डेवलप हो कि गुजरात भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बने। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन में एक नया मॉडल देना चाहते हैं, ताकि किसान जो पैदावार करता है, अगर वैल्यू एडिशन होता है तो उसकी स्थिति बहुत बदल जाती है, हम उसको करना चाहते हैं। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर बल देना चाहते हैं। हम अर्बन पुअर पर ध्यान देना चाहते हैं, उसको केंद्रित करना चाहते हैं। एक सर्वांगीण विकास हो, एक टुकड़ों में ना हो, ये हमारी सोच है, और उसके लिए कई योजनाएं अभी ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, और उसके परिणाम भी मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और गुजरात इतना समृद्ध बने, इतना समृद्ध बने, ताकि देश की हर मुसीबत के समय गुजरात खड़ा हो। अगर नौजवानों को रोजी रोटी चाहिए, गुजरात की तरफ देखें, उनको रास्ता मिल जाए। कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता हो, गुजरात की तरफ देखें, उनकी अवस्था पूरी हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हम बहुत काम करें, बहुत काम करें, गुजरात को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए, ताकि इस देश की बहुत अच्छी सेवा हो सके। चलते चलते एक लाइटर नोट, मैं जिस नरेंद्र मोदी को सालों से 1995 से जानता हूँ, बड़े हंसते थे, मुस्कुराते थे। मुझे पता है आपके काम का बोझ बड़ा ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके चेहरे पर आजकल मुस्कुराहट नहीं दिखती। इसलिए क्योंकि काम का बोझ बहुत ज्यादा है? शायद आपको चश्मा बदलना पड़ेगा। चश्मा तो मैं लगाता ही नहीं नरेंद्र, चश्मा मैं बिल्कुल नहीं लगाता हूँ। हो सकता है शायद। अब आप मुस्कुराए। मैंने उतना मार्क तो नहीं किया, लेकिन मैं वैसा ही हूँ, पहले जैसा ही कार्यालय में पड़ा रहता था, आप लोग आते थे, वैसा ही हूँ। लेकिन हो सकता है सवाल अगर गंभीर होंगे तो जवाब भी गंभीर आ गए होंगे, हल्के फुल्के सवाल होंगे तो हल्के फुल्के जवाब आएंगे। अच्छा, मैंने आज आपका स्टेटमेंट पढ़ा जो आप पढ़ रहे थे, और बड़ा हमारे यहाँ चला है कि जब ट्रेन गुजरती है और गुजरात आ जाता है तो बेटा अपनी माँ से कहता है, बेटा सो जा, गुजरात आ गया है। गुजरात के लोगों को हमेशा उतनी ही सुरक्षा मिलेगी नहीं है, मिलती रहेगी, सॉरी, बिल्कुल मिलती रहेगी, बिल्कुल मिलती रहेगी, और मिलती रहनी चाहिए।